budget for the year 2022-23 creates 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर हमारी खास पेशकश में। बजट और बाजार। अक्सर बाजार तहे दिल से इंतज़ार कर रहा होता है कि बजट आएगा, बजट के बाद वो अपनी रणनीति बनाएंगे, इसमें क्या होगा, मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आज का बाज़ार अगर आप डिवाइड करके देखें बजट आने के पहले और बजट आने के बाद, तो उसमें कुछ खास बदला नहीं। मेरे साथ हमारी इस खास पेशकश में अजय हैं मेरे सहयोगी, और साथ ही प्रियंका भी हैं, और निकुंज भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कुछ बहुत ही खास मेहमान जो हमारे साथ मिलकर आपके लिए पूरी तरह से डिमिस्टिफाई करेंगे कि इस बजट के बाद बाजार का रुख क्या हो सकता है। हमारे साथ अनुराग सिंह है, मैनेजिंग पार्टनर एनसिड कैपिटल के। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसीआईओ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर से। डॉक्टर राहुल बजोरिया हमारे साथ, चीफ इकोनॉमिस्ट बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक के, और अरविंद संगर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे जियोस्फीयर कैपिटल के। लेकिन निकुंज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये व्यू जानना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बजट के आसपास बहुत एक एक्साइटमेंट बिल्डअप हो जाता है, बहुत सारी उम्मीदें बाज़ार को होती हैं। इस बार तो एक अच्छा मौका बाज़ार के पास ये भी था दैट इट वेंट वेरी लाइट इनटू द बजट। लेकिन अब बजट पेश होने के बाद ऑलमोस्ट 6 घंटे बीत चुके हैं, और अभी भी कई लोग हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में एग्जैक्टली स्पेसिफिक कदम क्या उठाए गए हैं, क्योंकि रोड मैप तो अगले 25 साल का दिया गया है, लेकिन जिन लोगों को आदत होती है बड़ी बड़ी हेडलाइंस की, वो शायद अभी भी ढूंढ रहे हैं। भीर, देखिए, बजट एक एनुअल इवेंट है, और जिस तरीके से बजट इस बार का आया है, तो बजट ने जो बेसिक फ्लो गवर्नमेंट का है, पॉलिसी मेकिंग का है, उसके अंदर कोई हमने बहुत बड़ा यू टर्न नहीं देखा। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है, टैक्स चेंजेस नहीं हुए हैं, इकॉनमी पे अभी भी फोकस है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। भले इंटरेस्ट रेट्स या क्रूड ऊपर जा रहे हैं, भले ही ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, सरकार ये नहीं बोल रही कि भाई लास्ट ईयर हमने फिजिकल डेफिसिट का नंबर चेंज करा था, मगर अब फिजिकल डिसिप्लिन के पाथ पे हमें चलना पड़ेगा, हमें एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। सरकार बोल रही है हम अभी भी एक्सपेंडिचर करेंगे, हम अपने प्रोसेस से सिंप्लीफाई करेंगे। हम हालांकि इस समय पूरी तरीके से, मतलब एक हम जानते हैं कि रूरल इकॉनमी को मार पड़ी है इस समय में, उसके बावजूद भी कोई बहुत पॉपुलर स्कीम नहीं आई है, खास करके एग्रीरियन इकॉनमी को लेकर के। तो जो बजट है उसको लेकर के जो एक इवेंट रिस्क बना रहता है, क्या टैक्स में कोई चेंज आ जाएगा, क्या कोई रणनीति में सरकार की परिवर्तन आएगा, क्या जो उनकी अंडरलाइंग मैसेजिंग हमने कोविड के समय में देखी थी मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम्स को लेकर के, क्या उस रणनीति में कोई बदलाव आ रहा है। तो समटाइम्स नो न्यूज़ इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। और जहाँ तक न्यूज़ की सवाल है इस बजट में, न्यूज़ तो मेरी एक वेरी क्लियर है कि सरकार बोल रही है रिस्क लीजिए, स्पेंड करिए, अगर आप रिस्क लेंगे हम भी आपके साथ रिस्क में भागीदार बनना चाहते हैं, सरकार खुद स्पेंडिंग करना चाहती है। तो एक बजट में मेरे हिसाब से नंबर 1 इवेंट रिस्क इज़ बिहाइंड अस, नंबर 2 कोई बड़ा चेंज पॉलिसी को लेकर नहीं आया, टैक्सेशन को लेकर के नहीं आया, और चौथा एक ग्रोथ डोमिनेशन जरूर है इस बजट में। तो सरकार ये क्लियर बोल रही है कि भाई अभी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी सहयोग की जरूरत है और वो स्पेंडिंग में कटौती नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़े हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले निकुंज, मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा या डिस्कस करना चाहूँगा। हमने कई बजट देखे हैं, लेकिन एक तरीके से आपने सही कहा कि समटाइम्स नो न्यूज़ और नॉन इवेंट इज़ एक्चुअली गुड, और उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बजट काफ़ी नीरस था, और इसीलिए शायद बाज़ार ने एक इनिशियल नीजक रिएक्शन दिया ड्यूरिंग द बजट, उसके बाद ये फिर से संभल गया, इट रिकवर्ड स्मार्टली, और उसके बाद ठीक ही एक मैच्योर्ड क्लोजिंग मार्केट ने भी दी, प्रोबेबली इन रिएक्शन टू अ आई वुड से मैच्योर्ड बजट। भैया देखिए, इसके अंदर आपको ग्लोबल मार्केट को भी ऐड करना पड़ेगा। जब मार्केट ट्रेड कर रहे थे, यूरोप ठीक ठाक खुला था, यूएस फीचर्स भी बहुत ख़राब नहीं थे। हमने देखा है कि लास्ट वीक भी यूएस मार्केट के अंदर एक प्रकार की रैली आई थी, कल भी रात को यूएस मार्केट का हैंडओवर अच्छा था। तो इसके अंदर एक वह ग्लोबल
एक ग्लोबल एंगल भी है कि ग्लोबल मार्केट से भी हमें अच्छा खासा सहयोग मिला है, जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मगर बजट तो वॉलेटाइल रहेगा ही मीर। आई थिंक शायद इसीलिए बजट एक बड़ा इवेंट है भारतीय शेयर बाज़ार के लिए। अनलाइक लॉट ऑफ ग्लोबल इकॉनमीज़ वेयर बजट इज़ मोर लाइक अ एनुअल एक्सरसाइज, आता जाता बात नहीं करती है। मगर हिंदुस्तान के बजट की एक हॉलमार्क है कि उस दिन शेयर बाज़ार के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। प्रश्न यह है मीर कि क्या इस बजट के बाद जो इकॉनमी का रुख है और ये शेयर बाज़ार का जो रुख है, क्या वो परिवर्तित हो जाएगा? क्या बैंक ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, इंफ्रा नेम्स आउट परफॉर्म करेंगे, रोड एंड ब्रिजेज़ वाली कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी? ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़े हैं। पुनीता, चलिए मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने तो बजट मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी क्लोजली देखा है, गोज़ विदाउट सेइंग। कैसा लगा आपको बजट? देखिए, मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। आई टेल यू क्यों मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मुझे लगा कि जो सरकार है उनको ग्राउंड रियलिटी की समझ आ गई है, और उनको ये भी समझ आ गया है कि ग्लोबली ट्रेंड्स क्या हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार जो है रियल इकोनॉमी से डिसंगेज रहे और थियोरेटिकल बजट बनाए, तो वो फिर देश के लिए उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। पर जो ये बजट है, इसमें सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट लिया है एरियाज में, उससे एकदम क्लियर है कि सरकार को पता है कि लॉजिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है हम लोगों को इम्प्रूव करना, क्योंकि सप्लाई साइड के इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो उसमें बहुत एम्फोसिस रहा। दूसरा, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल ट्रेंड्स हैं, डिजिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। टेली हेल्थ सब जगह वर्ल्ड में हो रहा है। इंडिया में कोई फॉर्मल टेली हेल्थ का सिस्टम भी नहीं था, और अब रूरल एरियाज में और बाकी जगह भी टेली हेल्थ मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स को सारे वर्ल्ड में डिजिटल रिकॉर्ड्स है यूएस में, यहाँ पर भी उन्होंने बोला है लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करेंगे। तो डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया है उन्होंने। न्यू एज एरियाज में उन्होंने फोकस किया है, डिजिटल करेंसी की अनाउंसमेंट की है। साथ साथ में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, इसमें भी बहुत ध्यान दिया। अब एग्री कंपनीज को देखिए, उनके दो एरियाज में इंसेक्टिसाइड्स पे सरकार ने बात की और सीड्स की बात की। सीड्स जो हैं वो आजकल जो भी सीड्स की कंपनीज हैं उनसे आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि सीड्स फार्मर्स इतना खरीद नहीं रहे, और इंसेक्टिसाइड्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्रोथ की। तो सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया ताकि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनकी इनकम्स बढ़े। और जो नरेगा में इतने सारे लोग, आप देखिए शहरों से बहुत सारे लोग विलेजेस में जा रहे हैं और नरेगा पे इनकम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही उनको। तो नरेगा से उनको मूव करके अगर हम प्रोडक्टिव एरियाज में रखें तो सरकार का बजट जो है उस पर लॉन्ग टर्म फायदा होगा हमारे को एक्सपेंडिचर में। अब बजट की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे निकुंज ने बोला कि मैच्योर इकोनॉमीज में बजट इतना इम्पोर्टेंट एक इवेंट नहीं होता, और जैसे जैसे इंडिया भी एक मैच्योर इकोनॉमी बन रही है, हम लोगों को बजट सिर्फ एक बजट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बजट एक रोड मैप होता है। अब कंपनीज का भी देखिए, कंपनीज हर साल एक एनुअल बजट बनाती हैं और बोर्ड को प्रेजेंट करते हैं। हम लोग उस बजट को देखते हैं, हम मैनेजमेंट्स को उसके लिए अकाउंटेबल रखते हैं। यहाँ हम सरकार को अकाउंटेबल, जनता सरकार को अकाउंटेबल रखेगी। पर उस बजट में एक तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दी जाती है, और एक जो नंबर्स हैं वेरी रेवेन्यूज कितने होंगे, एक्सपेंसेस कितने होंगे, और प्रॉफिट्स कितने टारगेट किए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी एक यही सिलसिला है कि भाई किसी तरह से रेवेन्यूज प्रोजेक्ट करे जाए, कोई एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट करे जाए, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और फिर एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बोर्ड को जैसे कंपनीज देती है, यहाँ पर सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दी है। और ये जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद आई है। राइट 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 पुनीता, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, बजट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ग्रोथ डोमिनेटेड है।
मगर इस बजट के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है कि इस समय जब इन्फ्लेशन वापस आ चुका है, ग्लोबली हमें पता है इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, तो क्या एक इन्फ्लेशन का थ्रेट इससे बढ़ नहीं जाएगा इतनी स्पेंडिंग से? अगर आप देखिए सरकार ने जो स्पेंडिंग के नंबर्स दिए हैं उसके हिसाब से जो स्पेंडिंग लास्ट ईयर की उससे तो थोड़ा 10% भी नहीं मेरे ख्याल से स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे तो कम बढ़ रही है, और फिस्कल डेफिसिट का भी जो उन्होंने टारगेट दिया है वो बोला है 6.4 होगा, अभी 6.9 है। तो एक्सपेंडिचर ग्रोथ तो पहले से कम हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड ईयर था, इस साल भी खैर कोविड है, पर लॉकडाउन्स थे और बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन थी। ग्लोबली सब जगह बहुत स्टिमुलस दे रहे थे, पर अब हर एक कंट्री में स्टिमुलस को कम किया जा रहा है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जो एक्सपेंडिचर ग्रोथ है वो काफी कंजर्वेटिव है, और जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो उन्होंने टारगेट की हैं वो भी कंजर्वेटिव ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स इतनी, निकुंज एज यू नो, मार्केट्स इतनी इस साल अच्छा नहीं करेंगे जैसे पिछले साल की हैं, तो शायद डिसइन्वेस्टमेंट भी मुश्किल हो, तो इसलिए एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से उन्होंने कम ही रखा है। और जो इन्फ्लेशन है वो तो ग्लोबल कंसर्न है, और उसके लिए तो हम लोगों को आरबीआई एंड इंटरेस्ट रेट्स पर ध्यान देना ही होगा। और एक ये बड़ा रिस्क तो है ही इकोनॉमी के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि वो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स को लॉजिस्टिक्स के थ्रू कुछ इम्प्रूव करें, कुछ इनिशिएटिव दी जाए, पीएलआईज दी जाए, ताकि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर बूस्ट हो। तो इससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत एक ही सेक्टर को सिर्फ जैसे ध्यान दिया जाए। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को थोड़ा फैलाते हैं और व्यूज़ लेके आते हैं। अनुराग सिंह न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एनसेट कैपिटल के राहुल बजोरिया भी हैं। अनुराग, एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे आप इंडियन ओरिजिन के हैं, ऑफकोर्स, तो इंडियन मार्केट पे और इकोनॉमी पे आपकी पैनी नज़र है। आप इसको एकदम डिस्पैशनेटली एक फंड मैनेजर के हिसाब से जो क्वालिटी आई है, क्वालिटी और डिटेल्स हैं बजट में, आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? अजय, आपको, पैनल में सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, दो तीन चीजें कहूंगा। एक तो आपने कहा बोरिंग बजट है, बट आई वुड से इन्वेस्टिंग में भी हम यही बात कहते हैं कि बोरिंग इज गुड। अभी आपने रिसेंटली देखा कि कैसे आर्क इनोवेशन, जो कि थ्रिलिंग था लेकिन अल्टीमेटली बीट डाउन हो गया बफेट के स्लो एंड स्टडी बर्कशायर हैथवे के रिटर्न से, राइट? सो बजट में भी मैं कहूंगा फिजिकल प्रूडेंस, जो मैक्रो पिक्चर है, देखिए इन्वेस्टर्स के हिसाब से एक मैक्रो स्टेबिलिटी हम हमेशा इंडिया में देखना चाहते हैं, और इंडिया कंसिस्टेंटली ये प्रूव करता है कि इट इज नॉट लाइक अदर अनस्टेबल कंट्रीज। हमने ब्राजील देखा, अर्जेंटीना देखा, टर्की देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, ये सब कैजुअलिटीज किसी को नहीं चाहिए। और आई थिंक कंसिस्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट इस पर डिलीवर करती है कि मैक्रो पिक्चर बहुत सॉलिड रहे कंट्री का, और अगर मैक्रो पिक्चर सेट है तो अजय सब कुछ सेटल हो जाता है। अभी तीन चार पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगे बजट में। एक है, देखिए, अगर आप स्टडीली देखें तो कैपिटल एलोकेशन बजट का प्रोपोर्शन करीब 10-11% होता था। मतलब हम इसको राइट ऑफ कर देते थे, देखते भी नहीं थे कि करीब तकरीबन सारा रेवेन्यू स्पेंडिंग होता था। जो बजट आया रेवेन्यू स्पेंडिंग हो गया 8-10%। एक अर्ली 2012-13 के आसपास तो बहुत लो हो गया था, सिंगल डिजिट में नंबर चला गया था। अभी ये 18% है। तो ओवरऑल बजट का 18%, 19% अगर कैपिटल एलोकेशन होगा तो ये देखिए बहुत डायरेक्शनली बहुत सिग्निफिकेंट मूव है अजय। सेकेंड इज, गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा अभी, देखिए, और इतना आसानी से नहीं आएगा। तो अगर आप देखें तो साइज ऑफ द बजट बड़ा है, तो गवर्नमेंट नाउ, अभी देखिए डिपेंड करता है कि जीडीपी आप क्या लेते हैं और कितने नंबर पे सेटल होता है, बट तकरीबन 18 से 19% गवर्नमेंट का बजट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, राइट, जो कि सब्सटैंशियल है और जरूरी भी है। तीसरा, ये नहीं है कि ये स्पेंडिंग वेस्ट हो रही है कि हमने ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये बड़ी एफिशिएंट स्पेंडिंग हो रही है, और इसके साइंस कंप्लीटली हमें बजट में देखने को मिलते हैं। थर्ड इज प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल पैथ है। देखिए, कोई रेडिकल मूव्स नहीं चाहिए मार्केट को।
प्रिडिक्टेबल, स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट पाथ चाहिए। और आपने पहले भी देखा कि गवर्नमेंट ने सारी सब FCI की सब्सिडीज बोले और तमाम तरह के जो डेफिसिट्स हैं सब इंक्लूड कर लिए थे कलेक्टिवली। और पिछले बार कहा था देखिए हमारा रियल डेफिसिट 10% है, एंड मार्केट अप्रिशिएटेड दैट नंबर, राइट। एंड अब देयर इज अ रोड मैप कि हम देखिए उसको 6.5% तक और 4.5% तक 2026 तक ले जाएंगे, और वो डायरेक्शन दिख रही है। और तीसरा, आई थिंक अगर थोड़ा माइक्रो में जाए, और अगर हम, ये मेरा लास्ट पॉइंट है बट आई थिंक इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं अजय, कि अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखें ना तो उसमें एफिशिएंसी दिख रही है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कॉन्स्टेंटली, अगर आप मिसाल के तौर पे आप सब्सिडी का नंबर एडअप करिए और ध्यान से देखिए पॉलिटिकली इसको कहना तो राइट मूव नहीं होता, लेकिन सब्सिडी नंबर कॉन्स्टेंटली ड्रॉप कर रहा है। दैट मींस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एफिशिएंसीज प्लांट कर रही है, और ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है। अजय जी बिल्कुल, तो पॉजिटिव न्यूज़ लगती है यहाँ पर अनुराग को बजट में जो आज अनाउंसमेंट आई है। हमारे साथ एक और केस जुड़ गए हैं, हमारे साथ अब राहुल बजोरिया है, चीफ इकोनॉमिस्ट बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक के। मिस्टर बजोरिया, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे आपका टेक जाना चाहेंगे कि किस तरह का रिएक्शन आप देना चाहेंगे, आपको बजट कैसा लग रहा है? आप मानते हैं कि एक क्वालिटी बजट जिसमें कि एक अच्छा खासा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में, फोकस उन सारे सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रा, हाउसिंग, डिफेंस, उन सब पर फोकस किया गया है जो आगे जाके एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा? नमस्कार। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि इसमें, इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले काफी ठहराव है, काफी सारी कॉन्टिन्यूटी है। और जैसे अनुराग ने कहा कि बोरिंग हमेशा खराब नहीं होता, ये बजट्स और ये सब में बोरिंग इज गुड। तो एक तरह से ये जो कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी है, ये मैसेजिंग में भी थी और ये एक्शंस में भी थी। और आई थिंक जो एक कोर फोकस रहा है इस सरकार का पिछले 2 सालों में, कि एक तरफ आप वेलफेयर को सपोर्ट करेंगे, कोविड पैंडेमिक में जो नुकसान हुआ है लोगों का, उनको खाने और उनके दवाई और ट्रीटमेंट की जो सहायता है वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ में आपको नौकरियां मिलेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं अभी, तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा देना पड़ेगा। और वो काफी हद तक हमें दिखाई दिया है। इनफैक्ट वित्त मंत्री सीतारमन जी ने ये भी कहा था कि पिछले 3 साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दुगना हो गया है, तो वो काफी अग्रेसिव रन रेट पे चल रहा है, इतना कि सरकारें स्ट्रगल कर रही है कि इसको स्पेंड कैसे करें। तो इनफैक्ट आप पिछले 2-3 महीनों के नोटिफिकेशंस देखें, उसमें इंस्टेड ऑफ ये सेइंग कि अपना जो खर्चा है उसे कम किया जाए सरकारी लेवल पे, उसे बढ़ाने की सहलियत दी जा रही है अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कि आप अपने खर्चे बढ़ाओ, आप और स्पेंड करो, क्योंकि स्पेंडिंग की पेस थोड़ी कम है। तो आई थिंक ये काफी एक इंटरेस्टिंग चेंज है हमारे बजटिंग प्रोसेस में और ऑल्सो माइंडसेट में। एक तरह से ये इकोनॉमिक सर्वे में भी थोड़ा दर्शाया गया था, संजीव सान्याल ने जो प्रिपेयर किया था, कि उसने भी दिखाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 10 सालों पे जितना आपका कलेक्टिव खर्चा हुआ है देश का, उसके रिजल्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं कि आपके एयरपोर्ट ज्यादा बन गए, बस स्टेशन इंप्रूव हो गए, मेट्रो ट्रेन काफी जगह हद तक बन रहे हैं। तो उसका फायदा जो है वो आपके प्रोडक्टिविटी लेवल्स में दिखाई देगा। तो उससे आपकी एक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन आपका खर्चा भी एक तरह से थोड़ा कंट्रोल होगा। तो इस तरह से आई थिंक काफी ये जो मैसेज था स्टेबिलिटी का, और खास करके उन्होंने टैक्सेस पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, वो जरूरी है, क्योंकि आपको कंजर्वेटिज्म थोड़ा चाहिएगा, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो अब थोड़ा चेंज हो रहा है, वो इतना अकोमोडेटिव नहीं है। तो हमें भी अपने जो राजस्व घाटा है उस पर थोड़ा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करते हुए राइट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन हमारे साथ अब अरविंद भी जुड़े हैं सीधे यूएस से। अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। मिहिर हियर। अरविंद, एक बात बताइए, अभी कुछ समय पहले पुनीता कुमार सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ये साल शायद मार्केट्स के लिहाज से उतना अच्छा ना हो जितना पिछला साल था। सो आई मीन कैलेंडर ईयर 2022 बजट एक इवेंट होता है, मार्केट टेक्स इट इन इट्स स्ट्राइड, और फिर वो बाकी जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हो या फिर ग्लोबल हेडविंड्स, उन पर फोकस करना शुरू करता है। इंडियन इकोनॉमी का आउट परफॉर्मेंस तो लग रहा है कि जारी रहेगा। आप IMF का प्रेडिक्शन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का देखिए, सभी का। इंडियन मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस इस साल में, कैलेंडर ईयर में, आपको कैसा लग रहा है?
इंडियन मार्केट्स का जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उसका तो असर पड़ेगा। अब कितना असर कब पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो एक तो ऑयल 90 के पास पहुंच गया है और उससे आगे बढ़ने की भी रिस्क है, तो वो एक हेडविंड रहेगा। इन्फ्लेशन, पुनीता जी भी अभी बात कर रही थी इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन की हमें काफ़ी चिंता है और इंडिया में एक अच्छी खबर है कि बजट में इन्होंने रियलिस्टिक स्पेंडिंग का रिस्ट्रेंट दिखाया है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई नहीं है कि कितना रेवेन्यू आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन का रिस्क जो है वो इकोनॉमी में रहेगा। हालांकि फिस्कल साइड से तो रिस्ट्रेंट हेल्प करेगी, लेकिन आरबीआई को भी अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आप देखें बॉन्ड में काफ़ी बढ़ गए बॉन्ड यील्ड्स, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई वो जो हम बोलते हैं ना कि फेड यूएस में बिहाइंड द कर्व्स पहुंच गया, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आरबीआई बिहाइंड द कर्व और लेट ना हो जाए, देरी ना करे, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजट इटसेल्फ ने जो करना था, जो सही तरीके से करना था, वो किया है और उसके लिए हमें तो बहुत खुशी हुई कि ये बजट बोरिंग रहा, क्योंकि मेरा नंबर 1 प्रिंसिपल बजट का है कि डू नो हार्म, कुछ नुकसान मत पहुंचाओ इकोनॉमी को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बजट अच्छा रहा, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं इसके कारण मार्केट्स में थोड़ा हेडविंड्स के कारण मार्केट्स काफी ऊपर नीचे रहेंगे। राइट अरविंद, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी अनुराग ने भी यही बोला कि बोरिंग बजट अच्छी बात है, बिकॉज बोरिंग और मार्केट, आपने भी वही बात दोहराई, और जैसे कि बाजार में बोलते हैं कि इफ़ यू आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन इन्वेस्टिंग, यू आर प्रोबेबली नॉट मेकिंग टू मच मनी, बिकॉज रियल इन्वेस्टिंग इज़ वेरी बोरिंग। आप ये बताइए कि लास्ट 3-4 साल तो अच्छे रहे, राइट? बजट ने अपना गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसको रिफॉर्म किया आपके हिसाब से, लेकिन इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंट जैसा शेप हो रहा है, आपकी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स की किस तरह से चेंज करी है कोर्स? आपने किस हिसाब से अपने सेल्स को एडजस्ट किया है? तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साइकिल में कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के कमेंट्स में अगर देखा होगा, जैसे नज़र आ रहा है, तो वो एरिया थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। लेकिन जो कैपिटल स्पेंडिंग है, या तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है या रियल एस्टेट साइकिल जो रिवाइव हो रही है, उसके कारण जो कैपिटल स्पेंडिंग होगा उसमें जो कंपनीज बेनिफिट करेंगी, उसका हम फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। रियल एस्टेट साइकिल, रियल एस्टेट हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम में हेल्प किया है। कमोडिटीज़ के एक्सपोज कंपनीज इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में अच्छा करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये ग्लोबल जो इन्फ्लेशन साइकिल शुरू हो रही है उसमें इंडिया में भी वही आएगा। तो ये साइकिल जो है हमको अर्ली 2000s का जो साइकिल था उसके कुछ सिमिलैरिटीज में देखनी पड़ेगी, इसकी बजाय कि जो 2010s में जो हमारी साइकिल थी जिसमें कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की साइकिल थी। तो ये साइकिल्स जो आती हैं ये लंबी चलती हैं, और इस पोर्टफोलियो में हम ये 1 साल के लिए नहीं बल्कि मीडियम टर्म के लिए भी सोच रहे हैं कि ये साइकिल में डोमेस्टिक कैपेक्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग के बेनिफिशियरीज जो होंगे, जिनको उनसे फायदा मिलेगा, वो एरियाज में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है। ऑलराइट, ठीक है, एक बार अनुराग का रिव्यू समझ लेते हैं कि उन्हें कौन से सेक्टर्स में यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के मौके अब दिखते हैं। हालांकि ये स्टोरी कहीं समय से इंटैक्ट है, लेकिन आज जिस तरह से क्लियरली बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अच्छा खासा फोकस देखने को मिला, चाहे वो बैंकिंग हो, पेमेंट्स की बात हो, फिनटेक हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी थीम साइड तौर पर। इनफैक्ट उन्होंने जब बात ही शुरू की और बजट को भी उन्होंने कहा डिजिटली तो प्रेजेंट किया। सो आपको इस थीम पर अनुराग, आप कहाँ, कौन से सेक्टर और स्पेसिफिकली कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है मार्केट्स में? तो प्रियंका देखिए, ये हमारा व्यू है। मार्केट्स में कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत महंगी हो चुकी हैं और काफी टाइम से महंगी हैं, तो वो कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज हैं, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं, देखिए वो काफी महंगी हैं। हमारा बाइंग प्रिंसिपल ये कहता है कि करीब स्टेबल मैच्योर कंपनीज में 50 से ऊपर पी आपको देते टाइम बहुत हिचकना चाहिए, अनलेस ग्रोथ डबल डिजिट में आ रही हो, वो नहीं आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा हूं।
तो हमें अपॉर्चुनिटी जो दिखती है वो दिखती है बैंकिंग में और ऑटो में। ऑटो में हम उसको डिफरेंशिएट करें, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स को अलग करें। देखिए 2 व्हीलर्स में डिसरप्शन आ सकता है, उसको लाना आसान है, बट 4 व्हीलर्स मुझे लगता है अननेसेसरीली हमने उसको डिप्रेस कर दिया है। वो एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन है, बट ईवी अडॉप्शन जो है वो इतना जल्दी नहीं होगा बिकॉज बैटरीज के इशू हैं और वो एक्सपेंसिव है। और हमने बार बार यही देखा इंडियन मार्केट में कि कंज्यूमर बहुत फ्रूगल है। देखिए जो हमारा टर्म है कि माइलेज क्या है, तो इंडियन कंज्यूमर बड़े नाप तोल के गाड़ियां खरीदता है। तो आई थिंक अभी अगले 10 साल तक ऑटो कंपनीज में कोई उनके लिए बड़ा अच्छा रनवे है ग्रोथ के लिए, और इंडिया ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेंगी। बैंकिंग बहुत ही सॉलिड है, बट बैंकिंग को हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन बैंकिंग एंड देन अदर इंश्योरेंस एंड अदर प्लेयर्स। इंश्योरेंस एंड फंड हाउसेस लेट लिस्ट हुए हैं, उतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगे हो चुके हैं, और उन्होंने प्राइस आउट किया है जब लिस्ट किया है उन्होंने अपने आप को। तो ऑब्वियसली हम 4-5 साल से व्यू हमारा कांस्टेंट है कि देखिए ये कंपनीज आपको रिटर्न्स नहीं देंगी, और वो रिटर्न्स दे भी नहीं रही बिकॉज उन्होंने लिस्टिंग के टाइम पे ही अपने आप को काफी प्राइस आउट कर दिया था। बट बैंकिंग में बहुत सॉलिड ग्रोथ है, और टिपिकली 2.5 टाइम्स ग्रो करता है इकोनॉमी के हिसाब से बैंकिंग, जीडीपी अगर जितना भी ग्रो करता है। तो ये रिफ्लेक्शन है। अगर आपको इंडिया स्टोरी पे बेट करना है तो ब्रॉडली बिटवीन ऑटो एंड बैंकिंग आप प्ले कर सकते हैं। बहुत ही सॉलिड प्लेज हैं ये। फिनटेक और डिजिटल में आपको व्यूज मेरे पता है, मैं काफी इस मामले में लिखता रहा हूं। ये देखिए इनमें रिटर्न्स आने वाले नहीं है। अगर आप वीसी से खरीदेंगे तो एक्चुअली आप आईपीओज नहीं खरीदते हैं, आप एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे हैं और आप उनको एग्जिट दे रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल व्यू है इसमें, और उसमें रिटर्न्स बनने की बहुत मुश्किल है। प्लस आई थिंक उनके जो यूएस काउंटर पार्ट्स है वो खुद ड्रॉप कर गए हैं, और टिपिकली आप ये देख लीजिए कि अगर यूएस कंपनी का कोई मार्केट कैप एक्स है तो इंडियन कंपनीज का उसका 5 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ब्रॉड बेंचमार्क्स है प्रियंका हमारे। तीसरा है अपना आईटी विच इज एक्सपोर्ट थीम, बट आई थिंक ये भी महंगा हो चुका है, सेक्टर की रीरेटिंग हो गई है। अभी एक्सचेंज रेट्स के थोड़े हेडविंड्स आएंगे बिकॉज पैसा कुछ बाहर भी जा रहा है, एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, तो थोड़ा इसमें रुकना होगा। पर अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो ये बड़े कैश जनरेटर कंपनीज हैं, इनको हमेशा कैप्चर करना चाहिए। जी, इस बीच पुनीता आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बजट, खैर चलिए उस पर हमने काफ़ी बातचीत की, और जाहिर सी बात है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म का रोड मैप देने की भी कोशिश की है। लेकिन एक दूसरा बहुत ही क्लियर और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो सरकार ने डिस्प्ले करने की कोशिश की है, और जो पिछले बजट का इंटेंट था उसे कंटिन्यू किया गया है इस बार भी, वो है ज़्यादा और ज़्यादा डिजिटाइज करना इकोनॉमी को, ज़्यादा इनफैक्ट जो कोर इकोनॉमी है उसमें भी जहाँ तक हो सके डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना, और दूसरा जहाँ तक हो सके टू कट द क्लटर एंड कीप इट सिंपल, वो एक क्लियर इंटेंट है इस बजट में। उस लिहाज से वाइल द मार्केट्स में अंडर परफॉर्म कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स या फिर ऐसे अपकमिंग ट्रेंड्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर पाई हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए, जहां पर अच्छे रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी हो? जैसे कि सब मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला, मैं उनसे सहमत हूं कि फाइनेंशियल्स एक काफ़ी लैगर्ड सेक्टर रहा है, ऑटोज भी, जहां पर अभी वैल्यू है। तो एक तो हम लोगों को उन सेक्टर्स में और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें अभी वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं और जिनमें प्राइसिंग पावर हो, या कि कोई गवर्नमेंट का थ्रस्ट हो या कोई ट्रिगर हो ग्रोथ के लिए, जो एडिशनल ट्रिगर जो कि पहले नहीं मौजूद था। तो उस हिसाब से मेरे और डिफेंसिव एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये साल काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, इतने सारे हेडविंड्स हैं, तो उसके लिए डिफेंसिव पोजीशन होनी चाहिए। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी थोड़ा इम्पैक्टेड रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगी लोगों की वॉलेट्स में पेन आएगा, तो इतना शायद स्पेंड नहीं कर पाए। बट जिन कंपनीज में प्राइसिंग पावर है और जिनके पास कैश है वो कंपनीज अच्छा करेंगी। उसमें हेल्थ केयर भी एक सेक्टर मुझे पसंद है, और फाइनेंशियल्स तो और उन्होंने बात की ही है, ऑटोज की भी बात की है, और कैपेक्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें भी मुझे दिख रहा है कि कोई बेनिफिट होगा, बट सिलेक्टिवली, क्योंकि इतने साल से इन कंपनीज
जो भी इंफ्रा कंपनीज है इनमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं मिले, इनके आरओईज बहुत लो हैं, इनके मार्जिन्स हमेशा प्रेशर में रहते हैं। कमोडिटीज़ पे मेरा थोड़ा अभी इतना पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि अभी स्टील प्राइसेस भी इंडिया में कट हुई हैं और जो सो कमोडिटीज़ में बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो कई कमोडिटीज़ बहुत ऊपर जा रही हैं और कई जो एंड जो कि रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं उन पे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। सो ये ओवरऑल एक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आपने फाइनेंशियल डिजिटल इकोनॉमी की बात की, तो मैं कई सारे फिनटेक कंपनीज के बोर्ड्स पे हूँ। तो एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैश इन सर्कुलेशन अभी भी बढ़ रही है। कैश टू जीडीपी का जो रेशो है इंडिया में अभी भी बढ़ रहा है, पर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है यूपीआई और अदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस वो उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है कैश भी बढ़ रही है, पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतनी बढ़ रही हैं और अब ये जो गवर्नमेंट का फोकस और जा रहा है डिजिटल की तरफ, तो ये हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। ड्रोन्स की बात करें तो अभी हम रिपब्लिक डे पे बीटिंग द रिट्रीट में हमने देखा एक ड्रोन्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन, और जो मेरे अल्मा मैटर आईआईटी दिल्ली के एक अलुमनस के कंपनी से बना है। तो ड्रोन्स स्टार्टअप्स इन सब में एक्चुअली कई सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लिस्टेड मार्केट्स में इतने नहीं है। तो जो आउटसाइज रिटर्न्स मुझे लगता है मिलेंगे वो आपको अनलिस्टेड कंपनीज में ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए आप सभी से बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक आइडियाज़, कुछ और सेक्टोरल आइडियाज़ और साथ ही एक मैक्रो आउटलुक बजट और बाजार में। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बजट और मार्केट्स यानी किस तरह के कनेक्शन हम यहाँ से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या कुछ पॉजिटिव और सिल्वर लाइनिंग इस बजट में देखनी चाहिए, और इकोनॉमी को जो एक ग्रोथ बूस्टर की जरूरत थी, जो एक पुश की जरूरत थी, क्या वो आज इस बार का बजट दे पाया यानी। हमारे साथ पूरा मेगा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। राहुल बजोरिया के पास फिर से वापस चलते हैं। राहुल, क्योंकि अभी हम इस बजट को जब एनालाइज कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी अगर ब्रेक डाउन करें तो क्लियरली एक चीज बहुत क्लियर है कि जो न्यू इनोवेशंस है, ईवी की थीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के क्लीन एनर्जी इस पर बहुत फोकस रहने वाला है गवर्नमेंट का। वो बहुत क्लियरली उन्होंने दोनों चीज़ों से दिखाया कि सोलर एनर्जी वहाँ भी आपको एक अच्छा खासा आउटले दिया पीएलआई स्कीम के अंडर, और जिस तरह के स्टेप्स वो ईवी थीम को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो बैटरी स्वैपिंग हो या ऑटोमोबाइल को लेके कोई बूस्ट हो, उसको लेके बहुत क्लियरली उन्होंने अपना ये एक रुख आज प्रेजेंट किया। आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। आई थिंक सरकार ने ये काफी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो नए ग्रोथ एरियाज है, जैसे पुनीता जी भी कह रही थी कि इनको प्रमोट करने के लिए, और ये अभी इनका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा अगले 1-2 साल में, लेकिन अगले 5 साल के बारे में आप सोचे तो ये काफी डोमिनेटिंग टेक्नोलॉजीज हो सकती है, बोथ वेस्ट में और इंडिया में भी इनका अडॉप्शन काफी बढ़ सकता है। तो आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए इसको काफी अच्छा पुश मिला है। इनफैक्ट आपके जो हमारे एसडीजी गोल्स है और जो हमने COP26 में कमिटमेंट्स दिए हैं एनवायरनमेंट को लेकर, उसको लेकर भी इन्होंने फाइनेंसिंग के नए तरीके भी सजेस्ट किए हैं। तो जो ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग है, जो कि आपके कई पीएसयूज ऑलरेडी कर रहे थे और अब सरकार भी करेगी, तो इसको भी लेके आई थिंक काफी इस पे काफी चर्चा हुई थी विद इन द गवर्नमेंट, और अभी इसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये काफी अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है, और इससे हमारा कुछ नए एरियाज निकलेंगे ग्रोथ के, जो कि आपको असिस्ट करेंगे इकोनॉमी को ग्रो करने में ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ऑलराइट राहुल, वी लेट यू गो। बहुत बहुत धन्यवाद आज बजट और बाजार हमारे स्पेशल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, आप एनर्जी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेज को बहुत लंबे समय से देखते आए हैं। इनको 2 बकेट्स में अगर हम डालें तो एक ट्रेडिशनल एनर्जी प्लेज हो गए, रिफाइनिंग स्टॉक्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स। रिफाइनिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसर्स इंडिया में रैली किए लास्ट कुछ
महीनों में, और अंडरस्टैंडेबली सो बिकॉज क्रूड रैली किया। और एक नया न्यू एनर्जी बास्केट बन रही है, JSW एनर्जी, टाटा पावर, न्यू एनर्जी बिजनेस, रिलायंस का, ये बास्केट जो एक बन रही है, आप ये ट्रेडिशनल एनर्जी या न्यू एनर्जी को अपने पोर्टफोलियोज में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं ये पीस आप? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांजिशन है इसमें एक दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती जो कर रहे हैं लोग, वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जादू की छड़ी फिरा के और हमारी ट्रेडिशनल एनर्जी की नीड्स खत्म हो जाएंगी, और इसके कारण जो इन्वेस्टमेंट जितना कम हो गया है उसके कारण आज के ज़माने में नेचुरल गैस प्राइसेस यूरोप और एशिया में ऑल टाइम हाइज, कोल प्राइसेस ऑल टाइम हाइज, ऑयल 100 पे पहुंचने वाला है। और अभी जो कोविड के बाद जैसे लोग बाग घूमना शुरू करेंगे और बाहर निकलना शुरू करेंगे तो ऑयल की डिमांड और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये इसके लिए ट्रेडिशनल एनर्जी ने इसलिए लास्ट ईयर क्लीन एनर्जी को काफ़ी हद से एक्सीड किया है परफॉर्मेंस में। तो शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से अभी भी जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्वेंशनल एनर्जी और कन्वेंशनल मेटल्स में है उसके कारण उसमें मेरे ख्याल से बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आप मीडियम और लॉन्ग टर्म का देखें तो इसमें कंपनीज बहुत बड़े बड़े प्लान बना के आ रही हैं, बहुत प्रॉमिसेस करके आ रही हैं, लेकिन इसमें ये समझना कि कौन असली पैसा बनाएगा और कौन सिर्फ हवा में बात कर रहा है, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज का अभी काफ़ी चीज़ों का प्रूवन बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बना है। तो मैं बहुत संभाल के कुछ एरियाज में देख रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर हमारे को अपॉर्चुनिटी जो मिल रही हैं वो कन्वेंशनल एरियाज में मिल रही हैं, क्योंकि बिना मेटल्स के, बिना कॉपर के, बिना एल्यूमिनियम के, बिना स्टील के एनर्जी ट्रांजिशन हो नहीं सकता, और इन सब एरियाज में अब यूज़ होगा और कन्वेंशनल एनर्जी में मिल रहा है। तो इसलिए मैं इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत संभाल के खरीद रहा हूं, क्योंकि इनमें काफ़ी प्रॉमिस है लेकिन सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है। ऑल राइट, पुनीता आपसे मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहूँगा कि चलिए ये तो खैर एक पॉलिसी इवेंट था, और जैसे आपने कहा कि हर मैच्योर्ड कंट्री या डेवलप्ड इकोनॉमी ये कोशिश करती है कि इसे नॉन इवेंट बनाया जाए, लेकिन कल इकोनॉमिक सर्वे में और आज बजट में भी थोड़ा बहुत टच अपॉन किया गया है। एक तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उस पर, और साथ ही एक जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं जिसका इम्पैक्ट भारत पर देखने को मिलता है, चाहे वो इम्पोर्ट बिल हो, क्रूड प्राइसिंग हो, इन सब को लेकर। सो यू नो, टू क्वेश्चंस एक्चुअली। वन इज़ इंटरेस्ट रेट साइकिल में इस साल भारत में आप बदलाव होता देख रही हैं, और अगर होगा तो कितना हो सकता है? जैसे यूएस में हमें एक विजिबिलिटी है कि इस साल 3 या 4 हाइक हो सकते हैं, भारत में आपका नज़रिया क्या है? और दूसरा, व्हेन यू से, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल कमेंट, व्हेन यू से कि ये साल शायद उतना अच्छा इक्विटीज़ के लिए नहीं रहे, तो इन लेवल से, इन टर्म्स ऑफ द रिच और द प्रीमियम वैल्यूएशन जिस पे हम अभी बैठे हुए हैं, कितना डाउन साइड आपको रिस्क लगता है? तो पहले तो इन्फ्लेशन का क्वेश्चन मैं लेती हूँ। तो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा अब विजिबल हो रही है, नंबर्स में तो है ही, बट कॉमन मैन को और एवरीबडी को वो पिंच कर रही है। अब यूएस में आप देखिए, वहाँ पर भी फूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं, और जैसे कि अरविंद ने बोला, नेचुरल गैस प्राइसेस, तो सबके जो हीटिंग बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो सब भी ऊपर जा रहे हैं, और वेजेस भी बहुत, एज अ रिजल्ट कंपनीज को वेजेस भी बढ़ानी पड़ रही हैं। इंडिया में भी हम यही देख रहे हैं, जिन कई सारे जो कंपनी से मैं एसोसिएटेड हूँ, कि वहाँ पर 2 तरह के हम लोग को प्रेशर्स दिख रहे हैं। एक तो वेज प्रेशर्स, वेज इंक्रीजेस, और एट्रिशन बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है स्किल्स में, तो कई सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे डिमांड में हैं और जॉब्स फटाफट छोड़ रहे हैं, और स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी में हम लोग को क्वार्टरली 20-30% एट्रिशन दिख रही है। दैट मीन्स 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर पूरी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है। तो जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी और वेज प्रेशर भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन पे और प्रेशर आएगा, क्रूड प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस। सो ये एक इन्फ्लेशन का जो मामला है, ये
काफ़ी मुश्किल रहेगा कंपनीज पे उनकी अर्निंग्स के लिए, और एक ही बड़ा हेडविंड है। जब यूएस में तो क्लियरली आर्टिकुलेट कर लिया कि हम लोग रेट्स बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो नहीं मालूम, पर मेरे हिसाब से फेड भी काफ़ी बिहाइंड द कर्व है और आरबीआई ने तो अभी कमेंट्स कमेंट्स इतने दिए ही नहीं क्लियरली, जितना कि फेड ने कुछ तो बोला है इन्फ्लेशन को लेके कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। पर इंडिया में मेरे हिसाब से यूएस को ही फॉलो करेंगे और थोड़ा लेट फॉलो करेंगे। इतना अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट यहाँ नहीं बढ़ेंगे, और यहाँ की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है जितने की यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो इंडिया के जो रेट्स साइकिल है वो लैग करेगा यूएस को, और थोड़े कम बढ़ोतरी होगी रेट्स में। पर हालांकि यहाँ पर रियल रेट्स नेगेटिव हैं फिर भी। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मार्केट्स यहाँ से कितना गिरेंगी। एक्चुअली ये जो टारगेट्स होते हैं ईयर एंड, क्वार्टर एंड, ये इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये साल काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। तो जैसे अभी लास्ट 3-4 डेज में आपको बहुत रैली मिली, और जनवरी के कुछ हफ्तों में बहुत करेक्शन देखने को मिला। मेरे हिसाब से ये जो है ट्रेंड एक वॉलेटाइल अप एंड डाउन का, ये चलेगा, और कई कंपनीज एंड कई सेक्टर्स ऊपर जाएंगे और कई नीचे जाएंगे। तो एक सेक्टर रोटेशन दिखने को मिलेगा, वैल्यू जहां है उधर की तरफ। और एक और ट्रेंड जो कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि इंडिया की वैल्यूएशंस काफ़ी प्रीमियम पे है अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा निकाल के और जगह पे और देशों में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। पर जो इंडिया सेंट्रिक इन्वेस्टर्स हैं वो सेक्टर रोटेशन ज़्यादा करेंगे, एंड आई थिंक इन सब में आपको चेंजेस दिखेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल अनुराग, कुछ इमर्जिंग थीम्स जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, जो प्ले आउट कर रही हैं, लेकिन जिनमें पोटेंशियल है यहाँ से, और जिनमें एक अच्छा स्केल अप होने का पोटेंशियल है, उनमें फॉर श्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी क्लियरली विजिबल है। आज जिस तरह से कहा हम एक तरफ क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए उसके फ्रेमवर्क पर उस पर एक फ्रेमवर्क लाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ अब उसे जिस तरह से टैक्स किया जा रहा है, तो ज़ाहिर तौर पर एक एसेट क्लास की तरह इसे रिकग्नाइज अब करना चाहिए, किया जाएगा। ये एक स्टेप, ये भी एक डिबेटेबल स्टेप है। लेकिन एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसकी बेस पे खुद सरकार ये एक डिजिटल करेंसी लाना चाहती है, वो एक फॉर श्योर एक थीम है जो यहाँ विच विल स्टे हियर फॉर इयर्स एंड इयर्स। सो प्रियंका, देखिए, हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं। दो चीजों को अलग करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक चीज है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। अब देखिए, इसका उदाहरण 2000 का जो बबल आया था मार्केट में, .coms हैं, उस टाइम पे आई थिंक तमाम हजारों कंपनी आई मार्केट में, और तकरीबन 500-600 तो लिस्ट हुई। उनमें से एक अमेजॉन विनर निकल के आया है। लेकिन अगर आप 2000 में वापस जाएं तो आप पिक नहीं कर सकते उन 500 कंपनीज में से कि ये अमेजॉन है और ये मुझे लगाना चाहिए। तो देखिए, और बाय द वे अमेजॉन पे भी अगर आप लगा दें तो वो 90% गिरा था अपने प्राइस से, राइट, 2000 के प्राइस से। तो एक इन्वेस्टर को हमेशा प्राइस पे नजर रखनी चाहिए। एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, नॉट बियॉन्ड, राइट। ये हमारा डिसिप्लिन है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को हम कई बार ना प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी आएगी, दुनिया बदलेगी। अब दुनिया बदली .com में, लेकिन वो 20 साल बाद बदली। आप अगर 20 साल पहले स्टॉक खरीद लेंगे तो फिर उससे फायदा नहीं होगा। ऐसे ही ईवीज वगैरह भी, जैसा मैंने कहा था, बाद में इसमें कुछ रनवे है। जब ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, लोग इसको खुद अडॉप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट को इम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉकचेन में भी ऐसा ही है तकरीबन। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी उसके रियल केस एप्लीकेशंस आएंगे। फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छे उसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर वो आएंगे तो बैंक्स भी अडॉप्ट कर लेंगे, आपके लैंड रिकॉर्ड्स मजबूत हो जाएंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मजबूत हो जाएंगे। गवर्नमेंट अगर डिजिटल रुपी ला रही है तो वो कल सुबह उठ के वो 1 रुपया 20 पैसा तो नहीं हो जाएगा 1 रुपए का। तो आई थिंक वो एक स्टेबिलिटी आएगी उससे। तो इसके अंडरलाइन जो यूजेस हैं टेक्नोलॉजी के, वो बहुत डिफरेंट हैं, बट इन्वेस्टर्स उसको लेके चल पड़ते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एडवाइजेबल नहीं है मेरे हिसाब से। प्रियंका जी, सही बात है अनुराग। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज इन सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का
एप्लीकेशन लिस्टेड स्पेस में भी कर रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत ज़बरदस्त डिजिटल डे अभी किया था और डिटेल्स बताए हैं। एचडीएफसी बैंक भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप बैक लेके आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इनफैक्ट अभी ये डेटा आया है कि एफआईआई सेलिंग आज सिर्फ 20 करोड़ रुपए की हुई इंडियन मार्केट से, प्रोविजनल फंड फ्लो डेटा, जबकि डीआईए की बाइंग 1600 करोड़ थी। और ये जो बिग एफआईआई सेलिंग 2-2.5 हज़ार करोड़ की एवरेज चल रही है इंडियन मार्केट में, जो एक तरीके से एक वेट ऐड कर देती है, उसका एब्सेंस था और फ्यूचर्स में काफ़ी बड़ा लिया। अरविंद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस समय इंडियन मार्केट साइकिल को और अर्निंग साइकिल को आप कौन से फेज में देखते हैं? हम क्लियरली अर्ली बुल फेज में तो नहीं है, आपको लगता है अर्ली टू एक मैच्योर बुल फेज में अब धीरे धीरे हम आते जा रहे हैं? और इस हिसाब से, क्योंकि मार्केट्स के रिटर्न्स और सब साइकिल के हिसाब से चलते हैं, एक तरह से मॉडरेट होने चाहिए इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन रिटर्न के, और इसको भी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे अरविंद? तो ऐसा है कि बुल मार्केट की कई फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज तो वो रहती है कि जिसमें कि अर्निंग्स तो फिर भी गिरी हुई हैं, लेकिन मल्टीपल्स ऊपर जा रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन के मार्केट के अर्निंग्स रिकवरी आ रही है, और लिक्विडिटी काफ़ी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं तो मार्केट्स ऊपर बढ़ते हैं, तो उस कारण इंडिया का मार्केट बेनिफिट हुआ। और उसमें एक और इंडिया का जो इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ और काफ़ी बेनिफिट हुआ, वो ये है कि लास्ट ईयर चाइना ने काफ़ी अपने इंडस्ट्रीज पे क्रैकडाउन किया, या तो टेक्नोलॉजी कंपनीज पे या रियल एस्टेट पे, तो उसके कारण भी काफ़ी इमर्जिंग मार्केट मनी जो है वो चाइना और ब्राज़ील जैसे मार्केट्स और टर्की तो एक्सट्रीम था, उनको छोड़ के और इंडिया में आया, तो वो एक सेफ हेवन हो गया था इंडिया लास्ट ईयर। तो इसके कारण इंडिया में डबल बेनिफिट आ गया कि काफ़ी, जैसे पुनीता बता रही थी कि वो उसके मल्टीपल्स काफ़ी बढ़ गए इमर्जिंग मार्केट्स के, और कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गए। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है, अब इन्फ्लेशन आज नई खबर है, और इन्फ्लेशन के मामले में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमीज इसको विथस्टैंड करने में सबसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगी और किस में रिस्क है। तो इस टाइम रिस्क लोग रिड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, और जगह जहाँ पे कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, वहाँ पे थोड़ा पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो इसका ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन इस कारण मार्केट्स में थोड़ा सा और इमर्जिंग मार्केट्स थोड़ा इसमें कैचअप कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का अभी जो साइकिल है, उसमें अर्निंग्स का जो ग्रोथ साइकिल है वो शुरू हो गया है, लेकिन मल्टीपल्स बहुत आगे बढ़ गए थे, तो इसलिए जैसे कि बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, थोड़ा सेलेक्टिव होके खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज की प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ ये है कि मल्टीपल्स थोड़े जिस एरियाज में थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके कारण मार्केट थोड़ा डाउन साइडवेज ऐसे जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से वी आर स्टिल इन दी अर्ली स्टेजेस, जो ये पूरा सिक्लिकल रिकवरी जो आ रही है इंडिया में, इकोनॉमिक रिकवरी, वो हालांकि इन्फ्लेशन का उसमें हेडविंड रहेगा, लेकिन मैं मेरा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये अर्निंग्स रिकवरी जो हमें पिछले 5-6 साल में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिले इंडिया में, वो इस टाइम काफ़ी चीज़ें जो मुश्किल थी वो गिर गई हैं, और इस टाइम साइकिल अर्निंग्स की जो है उसके कारण जो कंपनियां उसमें अच्छा कर पाएंगी, उनका स्टॉक्स अगले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा करेंगे। बिल्कुल अनुराग, आप इनफैक्ट आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो आप ऐड कीजिए, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मार्केट के लिहाज से LTCG में क्योंकि कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि सरचार्ज जो है उसे 15% पे ज़रूर कैप किया गया है, ये एक अच्छा मौका था सरकार के पास इसमें थोड़ा चेंज करने का, रिलीव करने का, या फिर इस समय मार्केट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट? सो मेयर क्विक आंसर टू दिस पॉइंट इज, देखिए इंडिया का एक कनंड्रम है, और इस पूरी गुड न्यूज में एक बैड न्यूज हमारी ये है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो मेयर बहुत कम है, और वो 10% से नीचे गिर गया है, राइट? तो और हमें 15% टारगेट करना चाहिए। देखिए अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% से नीचे रहेगा तो कहीं ना कहीं ये हमें हिट करेगा, और नो डाउट ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट आज 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें 45 रुपए तो बोरोइंग से आते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टैक्स में कहीं ना कहीं कट्स मिलेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करेगी और टैक्स करेगी, क्योंकि आपको पता है
सिर्फ 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। ये बहुत ही 2 करोड़ से कम कर, आई थिंक 1.6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। बहुत लो टैक्स बेस है, डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, और ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी भी लो है। तो मार्केट उम्मीदें बना सकता है, बट देखिए रियलिटी ये है हिंदुस्तान में कि टैक्सेशन सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और नए एवेन्यूज बनेंगे। क्रिप्टो में आपने देखा इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये सब एवेन्यूज बढ़ने वाले हैं। क्विक मिहिर, मैं इसमें ना इन्फ्लेशन और ग्रोथ की डिबेट में आना चाहता हूं। देखिए इंडिया का जो रिस्क है ना, मुझे लगता है वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो ग्रोथ रिस्क है। और आई थिंक तभी गवर्नमेंट ने पूरा इम्पेटस लगाया है कि देखिए हमें ग्रोथ करना है, हम स्पेंडिंग कर देंगे, हम डेफिसिट भी थोड़ा झेल लेंगे, लेकिन हमें ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और यही एक रिस्क है कि अगर इतना खर्च करने के बावजूद अगर ग्रोथ नहीं आई तो देखिए बहुत कुछ दांव पर है। इधर इन्फ्लेशन रिस्क नहीं है। देखिए यूएस इकोनॉमी में 2% इन्फ्लेशन था, जिसमें देखिए नॉमिनल टर्म्स में और रियल टर्म्स में तो वो 1% या 0.5% रहता था। तो देखिए उसमें प्राइस आपको फील भी नहीं होता, तो सडनली उसमें एक सप्लाई शॉक की वजह से इन्फ्लेशन 7% आया, तो एक शॉक लगा है, लेकिन वो कंट्रोल भी हो जाएगा। इंडियन सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। आई थिंक हमें इन्फ्लेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्फ्लेशन रहेगा, गवर्नमेंट ने ग्रोथ पे बेट किया है, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो हम 5-6% पे रहते हैं, 7-8% हो जाएगा तो भी हम कुछ टाइम चला लेंगे। लेकिन जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ये है कि हमारा ग्रोथ नहीं आया जीडीपी का, जो पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे। देखिए अभी हम ऑल सेड एंड डन हम 2019 के लेवल पर वापस आके खड़े हैं, और वर्ल्ड वॉच कर रहा है। हमारी ग्रोथ बढ़नी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। इन्फ्लेशन हमें कुछ टाइम बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसको स्लाइस एंड डाइस कर लीजिए आप, फ्यूल इन्फ्लेशन निकाल दीजिए, नेट ऑफ ऑयल, नेट ऑफ फूड कर लीजिए, वो सब मैथमेटिक्स चलेगा, लेकिन ग्रोथ बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन इग्नोर करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन रहेगा। राइट, डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो रहेगा, ग्रोथ भी बड़ा इशू है। बजट एक इम्पॉर्टेंट पीस है ओवरऑल इस पॉलिसी स्टांस का गवर्नमेंट की, और जो कि अपने आप में एक एंगल है कि किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट्स और उस कंट्री के कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस तरह मूव करती हैं, इसलिए इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट पुनीता, अनुराग, अरविंद, ऑल थ्री ऑफ यू इस हमारी स्पेशल टेलीकास्ट में बजट एंड मार्केट्स में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके डिफरेंट एंगल्स को एनालाइज करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल शो में मिहिर को, मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाज़त, बट ET Now स्वदेश देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए।